हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम मोमेंट्स टेक्स्ट बुक पे है 9th स्टैंडर्ड CBSE इंग्लिश मीडियम। ओके, सो हम हमारे थर्ड चैप्टर पे है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये चैप्टर लिखा गया है R.K. लक्ष्मण जी ने। One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. महेंद्र सोए हुए थे और वो अपनी नींद से उठे तो उन्होंने देखा एक ऊपर आसमान में काफ़ी बादल छाए हुए हैं। He broke out into a cold sweat. Broke out into a cold sweat यानी वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। Was it a ghost? क्या वो एक भूत था वहाँ पे? चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी। The story was narrated to Ganesh by a young man, महेंद्र बाय नेम। सो ये स्टोरी नरेट करी गई थी गणेश को महेंद्र से, महेंद्र नाम के इंसान ने। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। ठीक है, वो एक महेंद्र जो थे वो एक जूनियर सुपरवाइज़र थे एक कंपनी में, जहाँ पे वो क्या करते थे, वो हायर करते थे बाकी सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वो इंसान जो एक पर्टिकुलर एरिया की देख रेख करता है। ठीक है, सुपरवाइज़र का मतलब है पर्यवेक्षक। ठीक है, ऑब्जर्वर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और जूनियर यानी कि कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी कि छोटा। ठीक है, तो ये वो एक हायर करते थे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स जहाँ पे बनते थे वहाँ वहाँ पे वो लोग भेजते थे। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन दी एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उनका जॉब यही था कि जो आई ऑन दी एक्टिविटीज़ का मतलब है ये देखना कि सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसके हेड ऑफिस से जैसे ही उसको ऑर्डर आता था उसे वहाँ पे जाना पड़ता था। तो वो कभी एक साइट पे नहीं रहता था, वो अलग अलग साइट्स पे उसको जाना पड़ता था जैसे उसके हेड ऑफिस से उसे कॉल आता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोल माइनिंग एरिया से कभी कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पहुंच जाता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। फिर उसके बाद उसे एक केमिकल प्लांट के यहाँ पे मूव किया गया स्टूडेंट्स, जहाँ वो भी बिल्ट हो रहा था। तो वो कहीं पे बिल्ट हो रहा था और उसे वहाँ पे सुपरवाइज़र के तौर पे रखा गया देख रेख करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 13 पे है। ही वॉज अ बैचलर, बैचलर यानी कि कुवारा, वो कुवारा था स्टूडेंट्स। ही हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। ठीक है, तो वो तो कुवारा था स्टूडेंट्स, इस वजह से यहाँ पे दिया है हिज नीड्स वर सिंपल। उसको उसको जो चाहता था वो बहुत ही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ती थी और वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता था। कोई भी ऑड कंडीशंस यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में वो वेदर इट वाज इल इक्विप्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट? जहाँ पे सुख सुविधा अगर कोई उसे साइट पे नहीं मिलती थी उसे चल जाता था। ठीक है, वो और सर्किट हाउस यानी कि कोई भी घर जहाँ पे बिजली का संपादन होता है उसे सर्किट हाउस कहते हैं। और मेक शिफ्ट कैनवस, मेक शिफ्ट का मतलब है पोर्टेबल, पोर्टेबल कैनवस टेंट इन अ मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। क्वेरी का मतलब है खुली खान। ठीक है, उसे कहीं पे भी रख दो वो एडजस्ट हो जाता था। एक खुली खान में रखो, इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट बोर्ड पे रखो, या फिर कोई ऐसी जगह रखो जहाँ पे सुख सुविधा नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. और उनका जो कुक था महेंद्र वो उससे काफ़ी अटैच था और अनकम्प्लेनिंगली यानी कि वो कहीं पे भी चला जाता था कोई कंप्लेन ना किए उसके साथ, जहाँ पे वो पोस्टेड, पोस्टेड यानी कि जहाँ पे उसका ट्रांसफ़र होता था। ही कुक फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। उसके लिए कुक करता था, उसके कपड़े धोता था और उसके साथ बातचीत करता था रात को। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। ही कुड वीव यानी कि कहानी बनाना, वो कहानी बनाने का काम भी अच्छा खासा कर लेता था। एंडलेस स्टोरीज अनगिनत कहानियाँ, और एनेक्डोट्स, यानी एनेक्डोट्स का मतलब है स्टूडेंट्स हुई हुई घटना।
को वो बताता था। ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स यानी कि तरह तरह के विषयों पर। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन की कैपेसिटी क्या थी कि वो वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस भी करता था और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी सही से डाल देता था खाने में। seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around। ठीक है, उसे कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता था वेजिटेबल्स। अगर कोई ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता था महेंद्र का, तो उसके साथ साथ वो भी चला जाता था। अगर उसे वेजिटेबल्स या कोई कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कोई मसाला हो अगर नहीं मिलता था, फिर भी वो कहीं से ढूंढ कर ला लेता था। और मिडल ऑफ डेसोलेटेड लैंडस्केप यानी कि कोई भी सुनसान जगह से भी वो, जहाँ पे शॉप्स भी नज़र नहीं आते थे, माइल्स अराउंड का मतलब है दूर दूर तक। ही वुड मिराक्युलसली कॉन्जर अप टू द मोस्ट डिलीशियस dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। ठीक है, he would miraculously का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बड़ी जादुई तरीके से वो क्या करता था, ये बहुत ही डिलीशियस वेजिटेबल्स बनाता था, वो भी फ्रेश वाले, 1 घंटे में। अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर उसकी नई वर्क प्लेस थी, वहाँ पे आते ही उसने खाना बना दिया था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जल्दी उठता था सुबह को और ब्रेकफास्ट खा के निकल जाता था काम पे। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और कुछ टिफ़िन भी वो ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजर बाथ। तब तक ईश्वरन शेड को क्लीन करता था अपने, ठीक है, और कपड़े धो लेता था, और लीजर बाथ का मतलब बड़े आराम से वो अपना वो नहा लेता था। pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। pouring several buckets यानी कि बहुत सारा बकेट में पानी लेके वो नहा लेता था, और muttering a prayer all the while यानी कि वो जब वो नहाता था तभी एक भगवान की प्रार्थना भी करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता था जब तक ईश्वरन रेडी होता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाने के बाद वो थोड़ी देर सो जाता था, और सोने से पहले वो थोड़ा सा पढ़ भी लेता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो बुक कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती थी जिसके कुछ 100 पेजेस होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस का मतलब है मनगढ़ंत कहानी जो उस बुक में लिखी गई थी स्टूडेंट्स, उससे क्या होता था, फ्लरिशेस, उससे ईश्वरन को काफ़ी उत्सुक हो जाता था कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, और उसे वो थ्राल का मतलब है उसे वो बनाए रखता था उस पर्टिकुलर स्टोरी के। बड़ी रोमांचक होती थी वो बुक स्टूडेंट्स। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और उसके खुद के जो डिस्क्रिप्शन, उसकी खुद की स्टोरी होती थी, विवरण होता था, वो घटना वो अच्छे से एक्सप्लेन करता था वो तमिल के बुक की वजह से। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। When he was narrating का मतलब है जब वो कहानी सुनाता था छोटे से छोटा इंसिडेंट, तो वो सस्पेंस बनाए रखने की और सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitable arched and hands held out in a dramatic gesture। ठीक है, तो वो क्या करता था, instead of saying that he had come across an uprooted tree यानी कि वो महेंद्र तक पहुंचते वक्त अगर उसे एक छोटा सा ट्री दिख जाता था, एक पेड़ दिख जाता था जो काफ़ी बड़ा है हाईवे के बीच, तो वो कैसे बताता था महेंद्र को? वो बोलता था कि उसने एक कोई ऐसा इंसान देखा जिसके आईब्रोज थे और उसके हाथ सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स आउट। सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट का मतलब है उसकी हाथ बहुत ही विशाल थे, उसके हाथ काफ़ी बड़े थे। ठीक है, अपरूटेड का मतलब है उखड़े हुए। ठीक है, इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और बहुत ही ड्रामे के साथ वो चीज़ बोलता था ताकि इंटरेस्ट बना रहे। The road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawling across the road। तो जो एक उखड़ा हुआ पेड़ अगर
ईश्वरन को बताना होता था तो वो इस तरह से बोलता था, वो बोलता था द रोड वॉज डेजर्टेड, यानी कि अकेला मैं चल रहा था, उस रास्ते पे कोई नहीं था, और मैंने क्या देखा, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब है बहुत ही बड़ा, बुशी बीस्ट, यानी बहुत ही झाड़ियों वाला एक बड़ा सा जानवर मैंने देखा, लाइंग अक्रॉस द रोड, स्प्रॉल्ड अक्रॉस, यानी कि पूरे रोड पे फैला हुआ एक एक बड़ा से जानवर को मैंने देखा। आई वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। हाफ इनक्लाइन यानी कि मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं वापस घर चला जाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। बट जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा तब मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसके ब्रांचेस काफ़ी ड्राई थे और स्प्रेड आउट यानी कि फैले हुए थे। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन's tales uncritically। ठीक है, कैनवस का मतलब है किरमिच। ठीक है, एक एक कपड़ा ही होता है स्टूडेंट्स, उस पे उसकी चेयर बनी थी, तो महेंद्र वहाँ पे स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रेच यानी कि बड़े आराम से पैर फैला के बैठ जाता था वो, और ईश्वरन की टेल्स वो अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली का मतलब है बिना आलोचना किए वो सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, टिम्बर यानी कि लकड़ी। ठीक है, ईश्वरन वुड बिगिन, देर इज़ अ रिच वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा सा जंगल है जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि द लॉग्स यानी कि बड़े बड़े जो पेड़ के जो फंदियाँ होती है वो हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और ये एलिफेंट्स वो लॉरी में कैरी कर रहे हैं बड़े बड़े फंदियाँ। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। ठीक है, और वो काफ़ी बड़े और वेल फेड यानी कि खाना पीना उन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। when they turn wild even the most experienced manhout is not able to control them। और जब वो वाइल्ड हो जाते हैं तब मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे अनुभवी इंसान भी क्या हो जाता है, मैनहाउट। मैनहाउट यानी कि डर जाता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा था कि कैसे उसके घर पे, ईश्वर के घर पे भी जहाँ पे वो रहता है गांव में, उधर क्या क्या चीज़ें देखने मिलती थी। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग यानी कि परिचय, ये परिचय देने के बाद ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन लॉन्च करता था इलाबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ठीक है, बड़ा एलाबरेट यानी कि बड़े प्रस्तार से बताता था वो एलिफेंट के बारे में। ठीक है, बताना तो उस एलिफेंट के बारे में ही होता था, लेकिन वो पूरा घुमा फिरा के स्टोरी बना लेता था। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। एक टस्कर, ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या बता रहे स्टूडेंट्स, एक टस्कर ने क्या किया था, एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक एलिफेंट ने ट्राई करने की कोशिश की वो टिम्बर यार्ड से भागने की। ठीक है, और वो यहाँ वहाँ घूमने लग गया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, बड़े बड़े पेड़ जो गिरे हुए थे नीचे उसके ऊपर पैर देके। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स यानी कि आजू बाजू जो भी दिख रहा था उसे वो मारने लग गया, लताएं, बड़े बड़े लताओं को और ब्रांचेस को, फांदियों को वो खुद से ब्रेक करने लग, एट विल यानी कि खुद से ब्रेक करने। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। आपको तो पता ही है कि एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। ईश्वरन इतना इन्वॉल्व हो जाता था अपनी स्टोरी में और इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो खुद खड़ा हो जाता था फ्लोर से और कूदने लगता था। स्टैम्पिंग हिज फीट, खुद अपने पैर ज़मीन पर पटकने लगता था, जैसे कि वो एलिफेंट के बारे में बता रहा हो कि ऐसे एलिफेंट ने किया था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks। फिर एलिफेंट क्या करता है, वहाँ से बाहर निकल के टाउन के आउटस्कर्ट्स में पहुँच जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब है बाहरी क्षेत्र। ओके, ब्रेकिंग द फेंसेस, सारे फेंसेस को तोड़ के या सारे बंधनों को तोड़ के वो बाहर आ जाता है। और उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो वो माचिस की तीली है,
He would continue. It came into the main road and smashed all the stall selling fruits. Main road पे आके उसने सारे stall selling fruits को कुचल दिया. Mud pots and clothes. Mud pot को भी, कपड़ों को भी. People ran helter skelter in panic. Helter skelter का मतलब है यहाँ वहाँ डर से लोग भागने लग गए. The elephant now entered a school ground where the children were playing. फिर elephant एक school ground में enter करता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं. Breaking through the brick wall. और वो brick wall जो है वो तोड़ के अंदर आ जाता है. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे बच्चे क्लासरूम में भाग जाते हैं और वो डोर को बंद कर लेते हैं. The bees grunted and wandered about. Grunted यानी कि वो जो एलिफेंट जो से चिल्लाने लग गया और यहाँ वहाँ भटकने लग गया. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसने वो भी उखाड़ दिया. टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट. वॉलीबॉल का जो नेट है उसे भी उसने फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर. एक ड्रम रखा गया था पानी का, उसे भी वो मार के किक करने लग गया और फ्लैटनिंग यानी कि पिचका दिया उसे. एंड अपरूटिंग द श्रब्स. अपरूटिंग यानी कि जो श्रब्स यानी कि गार्डन था उसको भी वो उखाड़ने लग गया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. तब तक सारे टीचर्स स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ चुके थे. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. ऊपर से वो हेल्पलेसली का मतलब है वो तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा एलिफेंट है, और डेप्रिडेशन का मतलब है डैमेज विद वंश. ठीक है, वो देखकर वो काफ़ी दुखी हो गए थे कि एलिफेंट ये सब क्या कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया. There was not a soul below on the ground. कोई भी ग्राउंड, एक soul below on the ground का मतलब है एक भी इंसान उस ग्राउंड पे नहीं था. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. The streets क्या हो गए थे, रोड empty हो गया था, खाली हो गया था. As if the inhabitants का मतलब है रहने वाले लोग पूरे टाउन के disappeared यानी गायब हो गए थे. I was suddenly in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं तभी जूनियर क्लास में था और मैं वो पूरा ड्रामा रूफटॉप यानी कि छत से देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs onto the group. मैंने ग्रैब्ड अ केन यानी कि एक गन्ने का जो बड़ा सा केन होता है वो मैंने एक टीचर के हैंड से लिया और मैं नीचे स्टेयर्स की तरफ भाग पड़ा ओपन एरिया में. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. The elephant grunted. Grunted का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Grunted का मतलब है घुर्राना, चिल्लाना. ओके, grunted and menacingly का मतलब क्या है? डरावने ढंग से. ठीक है, बड़े डरावने ढंग से उसने क्या किया, एक ब्रांच, एक स्वंग का मतलब है हिलाना. उसके पास एक पेड़ की फंदी थी जो उसने अपने ट्रंक में जकड़ रखी थी, वो उसने क्या किया, मेरी तरफ फेंका. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड. उसने अपना पैर जो है वो नीचे ज़मीन पे पटका, उससे क्या हो गया, जो नीचे मड था जो एंड डस्ट था वो पूरा उछल के ऊपर आ गया. इट लुक फ्राइटनिंग, काफ़ी डरावना चीज़ था वो. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट स्टक इन हैंड. मैं उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे पास वो लकड़ी हाथ में थी, वो गन्ना हाथ में था. People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. So लोग ये पूरी चीज़ देख रहे थे. hypnotized का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? hypnotized का मतलब है सम्मोहित होके वो देख रहे थे अपने छत से. The elephant looked at me red-eyed. एलिफेंट गुस्से की तरफ मेरी तरफ देखा. ready to rush towards me. ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ भाग के आ जाएगा. It lifted its trunk. उसने अपना ट्रंक उठाया and trumpeted loudly. trumpeted का मतलब है जोर से चिल्लाया. At that moment I moved forward and mustering all my force. और फिर उस वक्त मैं आगे बढ़ा और mustering all my force. mustering का मतलब है अपना जितना भी ताकत मेरे अंदर था वो पूरी ताकत से whacked. whack का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? whack का मतलब है मारना. ठीक है, तो मैंने वो गन्ने का जो स्टिक था वो उसके इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, उसके थर्ड टो नेल यानी कि पैर पे मैंने जोर से मारा. द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट.
स्टंड यानी कि वो डर गया और वहीं पे रुक गया एलिफेंट. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. शिवर्ड यानी कि वो कांपने लग गया सर से लेके पाँव तक. एंड कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. और ये बता के ईश्वरन क्या करता था, वो स्टोरी उतना ही बताता था और बीच में छोड़ देता था. एंड गेट अप मम्बलिंग, मम्बलिंग यानी कि अपने आप से बातें करता था. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मैं गैस चलाता हूँ, गैस को लाइट करता हूँ और मैं डिनर को थोड़ा गर्म करके आता हूँ. महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. महेंद्र जो बड़े चाव से सुन रहे थे स्टोरी को, रैप का मतलब है बड़े चाव से सुनना, इंटरेस्ट से सुनना. वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग का मतलब है उसे बीच राह में छोड़ के ईश्वर चला जाता था. वेन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. और जब ईश्वरन वापस आता था तो वो वहाँ से स्टोरी शुरू नहीं करता था जहाँ से वो छोड़ के गया है. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. फिर महेंद्र को उसे रिमाइंड यानी याद दिलाना पड़ता था कि उसका कंक्लूजन, उसका एंड अभी भी बाकी है. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवीव द एनिमल. वेटरनरी डॉक्टर का मतलब है स्टूडेंट्स एक ऐसा डॉक्टर जो पशु प्राणियों के लिए बना है. वो समन टू रिवीव द एनिमल. समन टू रिवीव का मतलब है उसकी देखभाल करने के लिए बुलाया जाता है बाद में. ठीक है, तो वो गिर जाता है, इस वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि इस एलिमेंट को ठीक किया जाए. ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली. 2 days later it was led away by its man out to the jungle. फिर 2 दिन के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाता था. मैन आउट टू द जंगल यानी कि जंगल में उसे छोड़ देना. तो एलिफेंट को वापस ठीक हो जाने के बाद जंगल पे छोड़ दिया जाता था. वेल, हाउ डू यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डू यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. तो महेंद्र ने कहा कि तुम कैसे मैनेज कर लेते हो ईश्वरन, तुमने कैसे मैनेज किया उस बीस्ट, बड़े से विशाल एनिमल को गिरा देना. इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर. ठीक है, तो ईश्वरन कहता है कि इट इज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. कराटे या उसे जूजित्सु कहते हैं. आई रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इस बारे में. इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी. और वो टेम्पररीली क्या करता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज यानी कि मूव नहीं कर सकते. ठीक है, लकाव मार जाता है. ठीक है, जैसे ईश्वर ने उस एलिफेंट के पैर पे मारा तो एलिफेंट को लकाव मार गया. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी नहीं जाता था जहाँ पे ईश्वरन रिकाउंटिंग यानी कि ऐसी स्टोरी बताता था जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर हो और सस्पेंस हो. Whether the story was credible or not, वो स्टोरी सुनने लायक होती या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनेटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. लेकिन महेंद्र उसे एन्जॉय करता था सुनने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इंटिमेबल यानी कि बड़े चाव से वो स्टोरी ईश्वर बोलता था तो महेंद्र उसे सुन लेता था. ईश्वरन सीम टू more than make up for an absence of a TV in Mahendra's living quarters. ठीक है, ईश्वरन seem to more than make up यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके पास टीवी नहीं है क्योंकि महेंद्र के क्वार्टर्स में, क्योंकि ईश्वरन वो सारी चीज़ें पूरी कर लेता था. One morning, when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner today?" ठीक है, एक मॉर्निंग में जब महेंद्र ब्रेकफास्ट खा रहा था तब ईश्वरन ने पूछा क्या मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ, ठीक है, डिनर के लिए. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. आज एक ऑस्पिशियस यानी कि बड़ा ही ऑस्पिशियस यानी कि बड़ा ही अच्छा दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा दिन है और हमारे ट्रेडिशन के अनुसार हम बहुत ही वेरियस डेलिकेसीज यानी कि अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं टू फीड द स्पिरिट्स यानी कि हमारी एंसेस्टर्स की आत्मा को शांति मिलने के लिए. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने सबसे डिलीशियस, सबसे टेस्टी डिनर किया और उसने कॉम्प्लीमेंट भी किया. कॉम्प्लीमेंट यानी कि ईश्वरन के culinary यानी कि कुकिंग स्किल्स की तारीफ भी की. He seemed very
pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. He seemed to be very pleased, यानी कि वो काफ़ी खुश हो गया था ईश्वरन, उसको कॉम्प्लीमेंट मिला इस वजह से, लेकिन unexpectedly launched into in most garish account involving the supernatural. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस supernatural का मतलब है अलौकिक, ठीक है? तो वो अचानक से क्या हो गया कि वो काफ़ी खुश तो था वो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो एक अलग ही चीज़ के बारे में सोचने लग गया, किसी गोस्ट स्पिरिट के बारे में सोचने लग गया, ठीक है? और अब बारी थी ईश्वरन की महेंद्र को एक कहानी सुनाने की. यू नो सर, द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड. तो वो कह रहे हैं, ईश्वरन कहता है कि आपको पता है ये पूरा जो फैक्ट्री का एरिया है ये पहले क्या था? एक बुरियल ग्राउंड, यानी कि जो लोग मर जाते थे उनको गाड़ने की जगह थी. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into and after a satisfying meal. Mahendra was jerked out यानी कि एकदम से उसे क्या हो गया? वो अचानक से सोचने लग गया कि इतना कॉम्प्लीमेंट, प्लेजेंट रिवेवरी, यानी कि एक अच्छे मूड में हम लोग थे, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा था, अभी ऑल ऑफ अ सडन वो इस टॉपिक पे कैसे आ गया? ड्रिफ्टेड यानी कि बहक जाना. आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील, यानी कि अच्छी खासी मील मैंने अभी खाई है और ऑल ऑफ अ सडन ये भूतों की बातें करने लग गया. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. मुझे तो पहले दिन से ही पता था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल यानी कि इंसान की का सर, ठीक है, उसका स्केलेटन देखा फुटपाथ पे. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू, मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे स्कल्स और बहुत सारे बोन्स रोड पे गिरे हुए होते. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो बताने लग गया कि कैसे कभी कभी वो रात को भूत भी देखता है. आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो. ठीक है, मैं इन चीज़ों से डर नहीं जाता हूँ इतनी आसानी से, मैं काफ़ी निडर इंसान हूँ. बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक बहुत ही डरावना भूत एक औरत का रात को आता है, मिडनाइट यानी कि मध्य रात को आता है फुल मून के टाइम पे. इट इज़ एन अगली क्रीचर, बहुत ही गंदा दिखने वाला एक ऐसा क्रीचर है, विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस. मैटेड यानी कि बिखरे हुए बाल और श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड यानी कि बहुत सारी झुर्रियाँ हैं चेहरे पे. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन हिज आर्म. स्केलेटन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंकाल, ठीक है. होल्डिंग अ फीटस का मतलब है छोटा सा बच्चा, ठीक है, अपने हाथ में पकड़ी हुई. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. महेंद्र कांपने लग जाता है जैसे डिस्क्रिप्शन वो देता है उस औरत का, एंड इंटरप्टेड यानी कि उसे रोक लेता है बात करते हुए रादर शार्पली. यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स. तुम पागल हो ईश्वरन, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जैसे गोस्ट और स्पिरिट्स. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन का मतलब है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपना दिमाग सही कराओ. एंड मे बी योर हेड इज़ वेल, और तुम अपना सर भी और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि तुम्हारा पेट का भी इलाज कराओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. और वो महेंद्र वो रूम से चला जाता है, रिटायर्ड फॉर द नाइट मतलब सोने के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन, और ये एक्सपेक्ट करता है ईश्वरन से कि वो इस चीज़ को भूल जाए. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन सुबह को जब वो उठता है तो देखता है कि ईश्वरन वही मूड में है, काफ़ी चीयरफुल, हैप्पी और टॉकेटिव. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज. उस दिन से महेंद्र ये सब सुनने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी ठीक से, ठीक है. सर्टन अनीज यानी कि ठीक से नहीं सो पा रहा था. एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस. पियर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पियर्ड का मतलब है डर जाना, ठीक है, झांकना, ठीक है. वो जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी तब वो अंधेरे में झांकता था
outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. ठीक है, वो विंडो से झांक के अंधेरे में देखता था उसके बेड के बाजू में, ठीक है, ये निश्चित करने के लिए कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, यानी कि कोई हलचल तो नहीं हो रही ना किसी भूत की. बट ही विसिनिटी का मतलब है इलाका. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसे सिर्फ घना अंधेरा नज़र आता था विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, और हल्की हल्की लाइट्स जो फैक्ट्री माइल से आती थी. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. उसे हमेशा एडमायर यानी कि प्रसन्न होता था मिल्क वाइट लैंडस्केप्स, यानी मून को देख के वो काफ़ी पहले प्रसन्न होता था. लेकिन बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल. लेकिन ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद वो फीमेल गोस्ट की उसने बाहर विंडो से देखना बंद कर दिया था. ठीक है, इवन दो व्हेन द मून वाज फुल, मून फुल होने के बावजूद. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. महेंद्र एक बार रात को उठ जाता है क्योंकि उसे एक छोटी सी हल्की सी आवाज़, लो मोन यानी कि हल्की सी आवाज़ उसे विंडो से बाहर सुनाई देती है. At first, he put it down to a cat prowling around for a mice. उसे पहले लगता है कि वो एक छोटी सी कैट है जो एक चूहे के तलाश में है. प्राउलिंग का मतलब है घुर्राना. बट देन द साउंड वॉज टू गट्यूरल फॉर अ कैट. ठीक है, लेकिन गट्यूरल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गट्यूरल का मतलब है अलग. ठीक है, तो कैट तो ऐसे आवाज़ नहीं निकालती है. कैट गट्यूरल का इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है गले के पिछले हिस्से से निकली गई आवाज़, और वो तो बिल्ली नहीं निकालती है. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. ठीक है, उसने रेजिस्ट किया, उसने इनकार किया बाहर. क्यूरियोसिटी यानी कि उसके अंदर काफ़ी इच्छा हो रही थी कि वो बाहर झांक के देखे कि कौन है. ठीक है, और एक बी होल्ड अ साइट यानी कि एक हल्की सी आंखों से देख ले कि कौन है. पर लेकिन वो नहीं देख पाया क्योंकि उसकी हार्ट बीट्स रुक जाती, वो इतना डर गया था. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. वेलिंग यानी कि चिल्लाना और तेज़ चालू होने लग गया. ठीक है, और फिर वहाँ पे फेलाइन का मतलब है बिल्ली जैसी आवाज़ें आने लग गई थी. ठीक है, पहले तो बिल्ली जैसी आवाज़ें आ रही थी स्टूडेंट्स, फिर लेस फेलाइन यानी बिल्ली की आवाज़ें कम होके अलग ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. ठीक है, रेजिस्ट द टेम्पटेशन यानी कि वो और नहीं रुक सकता था अभी. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अपने आप को नीचे झुका उसने, विंडो के बराबर आया वो. ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, और उसने बाहर झांक के देखा. ठीक है, मूनलाइट की तरफ. देर जहाँ पे मूनलाइट पड़ रही थी, देर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लटरिंग अ बंडल. ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या था? डार्क क्लाउडी फॉर्म. डार्क क्लाउडी फॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? और यहाँ पे एक और वर्ड दिया है, क्लचिंग अ बंडल. ठीक है, क्लचिंग अ बंडल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि वहाँ पे उसने एक ऐसी किसी चीज़ को देखा कि ठीक है, कि बहुत ही अलग सा किसी की परछाई. क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल का मतलब है आजू बाजू बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पे किसी की परछाई दिख रही थी. महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. महेंद्र इतना डर गया कि वो उसे पसीना आने लग गया और अपने आप को उसने पीछे ढकेल दिया पिलो की तरफ. पेंटिंग यानी कि हाफना. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. ठीक है, वो रिकवर होना चाहता ही था जो उसने देखा है. गैसली एक्सपीरियंस यानी कि बड़े ही अजीब तरीके से गोश्त देखा है. वो अपने आप को पूछने लग गया. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड विद हिम. ठीक है, फिर उसे ऐसे लगने लग गया कि नहीं, उसके दिमाग उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा है. ठीक है, ऑटो सजेशन यानी कि ईश्वरन ने जो स्टोरी बोली थी शायद से उस बारे में उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. सुबह जब वो उठा तभी उसने वो नहाया, ब्रेकफास्ट किया, और तब तक क्या हो गया था, जो हॉरर उसने देखा था पिछली रात वो
फेड हो चुका था, कम हो चुका था उसकी मेमोरी से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसे डोर पे उसके लंच पैकेट के साथ ग्रीट किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड। महेंद्र जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, ईश्वरन हंसते हुए कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट अ फीमेल गोस्ट। सर आपको याद है कि मैं आपको उस दिन एक फीमेल गोस्ट के बारे में बोल रहा था, विथ अ फीटस इन इट्स आर्म, एक छोटे बच्चे को लेके वो हाथ में घूमती है। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। ठीक है, क्या आप गुस्सा हो गए थे कि आप उस सब बारे में, और क्या आप सब उस चीज़ों के बारे में सोचने लग गए। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने तो कल रात को उसे देख भी लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं भागते हुए आपके रूम की तरफ आया, ये क्योंकि आपके रूम से रोने की आवाज़ें आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र काफ़ी ज़्यादा डर गया। ठीक है, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो वहाँ पे रुका नहीं, ईश्वरन जब तक अपना सेंटेंस कंप्लीट करता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड हिज पेपर्स, वो भागते हुए अपने ऑफिस में गया और अपने पेपर्स हैंड किए, दे दिए। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, ये कहकर कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे प्लीज़ कहीं और पे ट्रांसफ़र दे दो। ये स्टोरी लिखी गई है आर के लक्ष्मण ने। स्टूडेंट्स बताइएगा ज़रूर कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि एवरीबडी एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स बट फील हेजिटेंट टू एक्सप्रेस दिस ट्रूथ ओपनली। सभी को पता है कि भूत और प्रेत होते हैं, लेकिन कुछ लोग मानने से इनकार करते हैं। इफ़ फियर लाइज इन आर हार्ट वी शुड ट्राई टू नो द प्रॉपर कॉज ऑफ दिस फियर। ठीक है, अगर हमारे दिल में किसी चीज़ का डर है तो हमें समझना चाहिए कि वो डर किस कारणवश हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, उस इन फियर वी मे टेक सम रॉन्ग डिसीजंस एंड पुट आर लाइफ इन प्रॉब्लम्स। उस डर की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं और अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। जैसे महेंद्र ने वहाँ से रिज़ाइन किया क्योंकि उसे लगा कि उसने एक घोस्ट को देख लिया, आत्मा को देख लिया। Therefore, we have to be bold enough to take good decisions in all circumstances. इसलिए हमें काफ़ी बोल्ड होना पड़ेगा अपने लाइफ में, ताकि हम अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकें और अच्छे डिसीजन से हम हमारी लाइफ अच्छी बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।